उसके पिता को गहरी चोट लग गई थी, जिस कारण वो चल फिर नहीं सकते थे। ये लीजिए पिताजी, जल्दी से अपनी दवाई खा लीजिए। विशाखा, मैंने आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर दी है, जल्दी से इसे बाजार में ले जा। गरम गरम पूरी भाजी हाथों हाथ बिक जाएगी। अपने पिता के साथ हुए हादसे के बाद विशाखा ही घर चलाने के लिए बाजार में जाकर पूरी भाजी बेचा करती थी। सभी लोगों को उसके हाथ की बनी पूरी भाजी का स्वाद बहुत ही पसंद था, इसलिए पूरी भाजी बेचकर विशाखा की ठीक ठाक कमाई भी हो जाती थी। विशाखा दीदी, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म पूरी भाजी खिला दो। जब तक दिन में एक बार आपके ठेले की पूरी भाजी नहीं खा लेता, तब तक मन को संतुष्टि ही नहीं मिलती। पता नहीं ऐसा कौन सा जादुई मसाला डालती हो आप अपनी पूरी भाजी में। भैया, ये तो बस मेरी माँ का जादू है। मेरी माँ भाजी बनाने के लिए सारे मसाले घर में ही अपने हाथों से पीसती है, इसलिए इस पूरी का स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है। विशाखा उस ग्राहक को गरम गरम पूरी भाजी देती है। तभी विशाखा के पास बगल वाली चाय की दुकान पर एक काम करने वाला छोटू आता है। विशाखा दीदी, एक प्लेट पूरी भाजी दो ना। अभी देती हूँ छोटू। क्या हुआ, आज तेरी माँ ने तेरे लिए डब्बा पैक करके नहीं दिया? नहीं दीदी, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मेरे लिए खाना नहीं बना पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए पूरी भाजी लगाती हूँ। विशाखा गरम गरम पूरियां तल कर छोटू को पूरी भाजी दे देती है। छोटू खूब अच्छे से पेट भर कर पूरी भाजी खाता है, लेकिन वो जैसे ही विशाखा को उसके पैसे देने लगता है, तभी विशाखा उससे कहती है, अरे ये तो क्या कर रहा है? मुझे दीदी बोलता है और मुझे पूरी भाजी खाने के पैसे दे रहा है। तू तो मेरे लिए मेरा छोटा सा भाई जैसा है, मुझे तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए। और ये ले, ये पूरी भाजी अपने माँ के लिए भी ले जाना। उनकी तबीयत खराब है तो वो खाना नहीं बना पाएंगी, तो उन्हें ये खिला दियो और किसी मदद की जरूरत हो तो बता दियो। आप बहुत अच्छी हो विशाखा दीदी, आप हमेशा मेरी मदद करती हो। अच्छा, बस बस, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत कर, नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी। विशाखा हमेशा से ही दूसरों के प्रति बहुत दयावान थी, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहती थी। आज तो पूरी भाजी बेचकर मेरी अच्छी कमाई हो गई। एक काम करूंगी, अभी घर जाते हुए माँ और पिताजी के लिए नत्थू हलवाई की गरम गरम जलेबियां ले जाऊंगी। माँ और पिताजी को नत्थू हलवाई की दुकान की जलेबियां बहुत ही पसंद है। विशाखा अब अपने ठेले का सारा सामान समेटकर घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में नत्थू हलवाई से जलेबियां लेने के लिए वो उसकी दुकान पर जाती है। भैया, जरा आधी किलो जलेबी पैक कर दीजिए, बिल्कुल करारी करारी और एकदम गरम गरम होनी चाहिए। बस 5 मिनट रुक जाओ दीदी, अभी गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही हैं। अच्छा, ठीक है भैया। विशाखा वहाँ खड़ी होकर जलेबियां बनने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उसके पास एक 6-7 साल की बच्ची आती है। दीदी दीदी, मेरा जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे भी जलेबी खिला दो ना। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी जलेबी ले लेती हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन है दीदी, प्यार से मेरी माँ मुझे गुन्नू बुलाती है। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा। ये लीजिए दीदी, आपकी जलेबियां बनकर तैयार हैं। धन्यवाद भैया, ये लीजिए पैसे, और इन पैसों में से 20 रुपए की जलेबी इस बच्ची को दे देना। विशाखा के इतना कहते ही उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उस जलेबी को लेकर बड़े ही चाव से खाती है। माँ, पिताजी, ये देखिए, मैं आप दोनों के लिए नत्थू हलवाई की गरम गरम जलेबियां लेकर आई हूँ। जल्दी से खा लीजिए, वरना ये ठंडी हो जाएंगी। तू जब देखो बस हमारे बारे में ही सोचती रहती है। बेटा, कभी तो अपने लिए भी कुछ खरीद लिया कर। तेरा ये सूट कितना पुराना हो गया है, अपने लिए 1-2 जोड़ी नए सूट ले ले। क्या कमी है माँ मेरे कपड़ों में? बस थोड़े ही तो पुराने हैं, लेकिन अभी मैं इन्हें पहन सकती हूँ। मुझे नए कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, न जाने ये लड़की कब अपने बारे में सोचना शुरू करेगी।
घर की इन जिम्मेदारियों ने बेचारी मेरी बच्ची के सभी शौक ही खत्म कर दिए हैं। भगवान करे हमारे ये मुश्किल भरे दिन जल्दी से सुख के दिनों में बदल जाए और मेरी बच्ची के सर से ये सारी चिंताएं दूर हो जाए। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर विशाखा अपनी माँ के साथ मिलकर पूरी भाजी बनाने का काम शुरू करती है और पूरी भाजी तैयार होते ही वो उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। आज भी हर दिन की तरह उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। वो शाम को अपने घर आ ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक सूट की दुकान दिखाई पड़ती है। उस दुकान पर लगे सूटों को देखकर विशाखा का मन उन्हें लेने का हो जाता है। क्या मैं आज अपने लिए एक सूट खरीद लूं? कल माँ भी मुझे एक सूट खरीदने के लिए बोल रही थी। कुछ दिनों से मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है तो एक काम करती हूँ, अपने और माँ के लिए एक सूट ले लेती हूँ। भैया, ये सूट कितने का दिया? ये सारे सूट 500 रुपए के हैं बहन जी, चाहे कोई सा भी ले लीजिए। अच्छा, पहले आप मेरी माँ के लिए एक जामुनी रंग का सूट दिखा दीजिए। मेरी माँ को जामुनी रंग बहुत पसंद है। विशाखा सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक जामुनी रंग का सूट खरीदती है, लेकिन वो जैसे ही अपने लिए सूट खरीदने लगती है तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे काकी, ये आपको क्या हुआ? आपके सर से ये खून क्यों बह रहा है? बेटा, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। उस वजह से मेरे सर पर भी चोट लग गई। अगर तुम मेरे सर पर पट्टी करवा दोगी और मुझे कुछ खाने को दे दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बहुत देर से लोगों से मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा। तुम मुझे भले इंसान लगती हो, तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ काकी, आप मेरे साथ चलिए। पहले मैं आपके सर पर पट्टी करवा देती हूँ। विशाखा अब उस औरत को पास में बने डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उस औरत की चोट को साफ करके उसके सर पर एक पट्टी बांध देते हैं। काकी, आपकी पट्टी तो हो गई, अब आप चलिए, मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। विशाखा अब उस औरत को पास के एक ढाबे से भर पेट खाना खिला देती है, जिसे खाकर वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है। बेटा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। आज के जमाने में तुम जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद काकी? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत विशाखा का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है। विशाखा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। उस औरत को ऐसा रूप बदलते हुए देखकर अचानक विशाखा बहुत डर जाती है। आप कौन है? देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझसे डरो मत विशाखा, मैं एक परी हूँ जो हमेशा तुम जैसे लोगों की तलाश में रहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हें परीलोक से देखा करती थी। तुम हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आ गई और तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई। इसलिए अब मैं तुम्हें उपहार में ये जादुई हरे पपीते के बीज देना चाहती हूँ। जादुई हरे पपीते के बीज? हाँ, तुम इन बीजों को अपने आंगन में बोना। इससे उगने वाले पपीते तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल को हल कर देंगे। कल सुबह होते ही तुम इन बीजों को अपने आंगन में बो देना। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विशाखा को जादुई हरी पपीते के बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अपने घर जाकर विशाखा अपनी माँ को सारी बात बताती है, तो उसकी बात सुनकर उसकी माँ को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। माँ, उस परी ने कहा था कि सुबह उठते ही इन बीजों को अपने आंगन में उगा देना। मुझसे तो सुबह तक का सब्र ही नहीं हो रहा। मैं तो चाहती हूँ कि बीज बोते ही आंगन में पपीते का पेड़ उग जाए और मैं तभी उस पपीते को काटकर खा लूं। तू भी क्या बच्चों जैसी बात कर रही है? जाकर सो जा, सुबह उठकर उगा दियो इनको। विशाखा सुबह उठकर अपने आंगन में उन बीजों को बो देती है।
तभी बीज बोते ही वहाँ पर एक पपीते का पेड़ उग जाता है और उस पर बहुत सारे हरे रंग के पपीते भी उग जाते हैं। अरे माँ, ये देखो, यहाँ तो सच में बीज बोते ही हरे पपीते का पेड़ उग गया। हरे पपीते, मैं इतने ऊपर चढ़कर तुम्हें तोड़ तो नहीं सकती। अगर तुम इस पेड़ से खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर जाओगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। विशाखा के इतना कहते ही एक पपीता पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। विशाखा जल्दी से उस पपीते को उठाती है और घर में ले जाकर उसे काटने लगती है। तभी उस पपीते के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। अरे माँ, ये देखो, इस पपीते के अंदर तो सोने के बीज है। उस परी ने मुझसे कहा था कि ये जादुई हरे पपीते मेरी जिंदगी की हर मुश्किल को हल कर देंगे। शायद अगर इस पपीते को मैं पिताजी को खिलाऊं तो शायद वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विशाखा अब उस पपीते में से थोड़ा सा पपीता काटकर अपने पिताजी को खिलाती है। उस पपीते को खाते ही विशाखा के पिताजी के शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आती है और वो चलने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। माँ, उस परी ने सच कहा था। इस पपीते ने हमें सिर्फ सोने के बीज ही नहीं बल्कि इसने तो पिताजी को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं आज से इन पपीतों को बीमार लोगों को खिलाया करूंगी ताकि वो भी बिल्कुल ठीक हो सके। अब विशाखा पपीते से निकले उन सोने के बीजों को सुनार के पास बेच देती है और बिना उस पपीते के पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए अपने पुराने घर को तोड़कर एक नया घर बना लेती है। उसके बाद जब भी वो किसी बीमार इंसान को देखती है तो उसे अपने पेड़ से एक जादुई हरा पपीता दे देती है। सोने के बीजों को बेचकर मिले पैसों से वो अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और मेहनत से काम करती हुई अपने माता पिता के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। संगीता और रमन दोनों प्रिया और अजय का सारा सामान घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। प्रिया और अजय दोनों हाथ जोड़कर संगीता और रमन के आगे पीछे उनसे घर में रहने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन संगीता, रमन बहुत ज्यादा निर्दय हो चुके थे। वह दोनों गुस्से में घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक देते हैं और प्रिया अजय को घर से धक्के मारकर बाहर करते हुए कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। जब तक माँ बाबूजी जिंदा थे तब तक ही तुम्हारा इस घर में रहने का हक था। अब माँ बाबूजी चल बसे हैं तो अब तुम भी चल बसो यहाँ से। दीदी, ऐसा मत करो हमारे साथ, हम भी तो इस घर का हिस्सा है ना। आखिर वो भी तो हमारे माँ बाबूजी थे। कम से कम इस घर में हमें रहने का हक तो दे दीजिए। कैसा हक? मैं इस घर की सगी बहू हूँ और मेरे सास ससुर के सिर्फ एक ही बेटा है और वो है मेरा पति। तुम्हारा पति तो सड़क से उठाया हुआ है। अरे पाला है बस उसको, और किसी को पाल लेने से उसका खून का रिश्ता नहीं जुड़ जाता। ऐसे तो इंसान राह चलते जानवरों को भी अपने घर में आशियाना दे देते हैं, लेकिन आज नहीं कल तो उस जानवर को भी घर छोड़कर जाना ही होता है। तो वैसा ही तुम्हारे साथ है। अब यहाँ से चले जाओ। माँ बाबूजी अभी दुनिया में नहीं है, तब तुम्हारा रिश्ता भी इस घर से खत्म हो चुका है। भैया, कम से कम आप तो मेरी बात को समझो। हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई की है, साथ में खेले कूदे हैं, और आज जैसे ही माँ बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं आप मुझे अकेला कर रहे हैं। कैसे रहूंगा मैं आप लोगों के बिना? तेरी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है हमें। चुपचाप यहाँ से जाओ। तू मेरा कोई सगा भाई नहीं था। वो तो साथ में रहता था इसलिए तेरे साथ थोड़ा लगाव था, बाकी है तो तू सड़क से उठाया हुआ बच्चा। तेरे साथ खून का रिश्ता थोड़ी है मेरा। भैया, रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। अरे भगवान ने तुम दोनों को हाथ पैर दिए हैं, जाकर कमाओ और अपना नया घर बनाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हमारे आगे भिखारी की तरह हाथ फैला रहे हो? ठीक है दीदी, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। चलिए अजय जी, यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं। इतना बोलकर प्रिया और अजय दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों के पास सामान बहुत था और रास्ता काफी लंबा था, साथ ही रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। रास्ते में प्रिया को एक पेड़ नजर आता है
और वह पेड़ पपीते का था। उस पेड़ पर काफी पके पके पपीते लगे हुए थे। पपीता देखकर प्रिया अजय से बोलती है, अजय, वह देखो पपीते का पेड़, उसके ऊपर बहुत सारे पके हुए पपीते लगे हैं। रात वैसे ही तो हो चुकी है और भूख भी बहुत लग रही है। मैं तो कहती हूँ आप एक दो पपीता तोड़ लो, ताकि हम यहीं खाकर रात गुजार लें और इसी पेड़ के नीचे सो भी जाते हैं। जैसे ही सुबह होगी हम अपने लिए कोई किराए पर मकान देखने के लिए चलेंगे। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी पपीता तोड़ता हूँ। अजय आसपास देखकर छोटे छोटे पत्थर उठाकर पेड़ पर मारता है और पपीता तोड़ने की कोशिश करता है। पत्थर मारकर अजय 2 पपीते तोड़ लेता है और वही पपीता खाकर प्रिया और अजय दोनों पपीते के पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। रात को करीबन 2 बजे प्रिया को किसी की आवाज आती है। प्रिया बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हम हमेशा तुम्हारे माता पिता बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी प्रिया की आंख खुल जाती है और वह अपने आसपास देखती है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हे भगवान, यह सपना था या सच में कोई हमें आवाज दे रहा था? क्या पता माँ की और बाबूजी की हो। जब वो जीवित थे तब वह हमें बहुत प्यार करते थे। हमें थोड़ी सी भी परेशानी अगर होती थी तो वह भी बहुत परेशान हो जाते थे। शायद माँ बाबूजी ही होंगे। इतना बोलकर प्रिया सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह दोनों पति पत्नी उठकर अपना सामान लेकर अपने लिए किराए का मकान ढूंढने लगते हैं। धूप काफी हो चुकी थी और समय भी काफी हो गया था, जिस वजह से प्रिया और अजय दोनों को भूख लग जाती है। उनके पास पैसे नहीं थे। तभी प्रिया की नजर फिर से पपीते के पेड़ के ऊपर जाती है। पपीते के पेड़ पर पके हुए पपीते लगे हुए थे। प्रिया फिर से अजय को बोलती है, अजय देखो ना, जहां जा रहे हैं वहां पपीते का पेड़ नजर आ रहा है, और तो और उस पर पके हुए पपीते भी लगे हुए हैं। आप एक काम करो, फिर से 2 पपीते तोड़ लाओ और वही खाकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तो है नहीं अभी हमारे पास। तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। शायद भगवान भी हमारी मदद करना चाहता है, तभी तो बार बार ये पपीते के पेड़ हमें नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं पपीता तोड़ कर लाता हूँ। हाँ ठीक है, और ध्यान से तोड़ना। भगवान करे बस जल्द से जल्द हमें कोई घर मिल जाए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अजय फिर से पपीता तोड़कर लाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर पपीता खाते हैं। पपीता खाने के बाद दोनों फिर से अपनी राह की ओर निकल जाते हैं। आखिरकार प्रिया और अजय को घर मिल जाता है। घर दिखने में काफी सुंदर था। प्रिया और अजय दोनों पूरे घर को अच्छे से देख रहे थे। प्रिया देखती है कि घर के आंगन में एक पपीते का पेड़ लगा हुआ है। प्रिया फिर से पपीते का पेड़ देखकर चौंक जाती है और अजय से बोलती है, अरे अजय, यह देखो फिर से पपीते का पेड़। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह क्या हो रहा है? बार बार हमें पपीते का पेड़ नजर आ रहा है। वही तो, ये तो सोचने वाली बात है ना प्रिया। आखिर भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं? बार बार क्यों हमें पपीते का पेड़ नजर आ रहा है? दोनों बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार उन्हें पपीते का पेड़ नजर क्यों आ रहा है। तभी पपीते के पेड़ में से आवाज आती है और वह पपीते का पेड़ उनसे बोलता है, बच्चों, घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं एक जादुई पपीते का पेड़ हूँ और जब से तुम घर से निकले हो तब से ही मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ, ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रहो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद उनकी आत्मा कुछ समय तक धरती पर यहाँ से वहाँ भटक रही थी, और जब तुम्हारे माता पिता की बातचीत मुझसे हुई तब उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूं, तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई रमन और जेठानी तुम दोनों को कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। तभी तो उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे माता पिता भी अच्छे से जानते थे कि तुम्हारे बड़े भाई और भाभी तुम्हारे प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कहा था कि हम तुम्हारी मदद करें,
क्योंकि वह तो इंसानी आत्मा थे, इसलिए ज़्यादा समय धरती पर नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपनी इच्छा हमसे कही और वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए। मुझे पहले से ही पता था यह सब कुछ माँ बाबूजी का किया हुआ है, क्योंकि माँ बाबूजी कभी भी हमारे साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते थे। तभी तो अपनी गैर मौजूदगी में भी उन्होंने अपना साया हम पर बनाकर रखा। वह हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें। हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये समझना कि मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। तुम्हें जीवन में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम मुझे बेझिझक बोल देना। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। बस कभी भी अपने मन में किसी के लिए गलत भावना मत लाना। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अजय जॉब की तलाश में था। उसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका इंटरव्यू कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था। वह हताश परेशान होकर घर आता है। प्रिया उसे पीने के लिए पानी देती है। अजय अपनी परेशानी प्रिया से बोलता है। यह सारी बातें जादुई पेड़ सुन रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद जादुई पेड़ अजय से बोलता है। कोई बात नहीं अजय, अब तुम जब भी इंटरव्यू पर जाना, तब मेरे पेड़ से पपीता खाकर ही जाना और देखना तुम्हारा इंटरव्यू कैसे क्लियर होता है और तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कल ही मुझे एक एमएनसी कंपनी से ऑफर आया है। मेरा इंटरव्यू है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम दोनों परेशान हैं। बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ, तुम वैसा ही करो। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तुम दोनों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। ऐसे ही अगले दिन अजय नहा धोकर तैयार हो जाता है। पूजा पाठ करने के बाद अजय जादुई पपीते के पेड़ से पपीता तोड़कर पपीता खाता है। उसके बाद वह इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। अजय का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उसे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अच्छी खासी सैलरी थी। वह बहुत ज्यादा खुश था। घर आकर अपनी खुशी जादुई पेड़ और अपनी पत्नी प्रिया के साथ बांटने लगता है। तभी जादुई पेड़ अजय से बोलता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज भैया भाभी ने हमें घर से बाहर ना निकाला होता तो उसके पीछे भी यह जो इतना सब कुछ हो रहा है वह अच्छा ही तो है। बाकी मैं चाहता हूँ कि भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। इस तरह से अब अजय जॉब पर जाने लगता है। धीरे धीरे प्रिया और अजय अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे। एक दिन अचानक से प्रिया के पास फोन आता है और फोन संगीता का था। उसके पति रमन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के इलाज का खर्चा काफी ज्यादा महंगा था। अपनी जेठानी को इस तरह से परेशानी में देखकर प्रिया बहुत परेशान हो जाती है। प्रिया जादुई पेड़ के पास जाती है और जादुई पेड़ से कुछ पैसे मांगते हुए बोलती है। हे जादुई पेड़, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे जेठ जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मेरी मदद करो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यह सब देख कर कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। असली इंसान वही होता है जो परेशानी में भी दुश्मनों की मदद करे, अपने मन में कोई खटास न रखे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हारे जेठ जल्दी ठीक हो जाएंगे। जादुई पेड़ प्रिया की मदद करता है और उसे पैसे दे देता है। प्रिया उन पैसों को ले जाकर अपनी जेठानी को दे देती है, जिससे रमन का इलाज शुरू हो जाता है। धीरे धीरे रमन की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। संगीता और रमन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दोनों अजय और प्रिया से माफी मांगते हैं। अजय और प्रिया उन दोनों को माफ कर देते हैं, लेकिन वह दोनों फिर दोबारा उन दोनों के पास पीछे मुड़कर नहीं जाते, बल्कि अपनी नई जिंदगी में ही आगे बढ़ते हैं।